नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हमारी घड़ी में बज चुके हैं 4 और बिल्कुल हम करने वाले हैं आज भी आबकारी आरक्षक के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल उसके पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। यदि आपके छोटे भाई बहन प्री बीएड या प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। और इसके लिए सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। फिर बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के अपने पहले एमसीक्यू की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आपके साइट पे, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? व्यापम और पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कर्क रेखा, और इसके बारे में हम देखेंगे आज की क्लास में। चलिए, ऑप्शन ए दिया है ओडिशा, ऑप्शन बी दिया है बिहार झारखंड, ऑप्शन सी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। चलिए, अब सबसे पहला प्रश्न यदि मैं बात करूं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि कर्क रेखा। आखिर हम कर्क रेखा कहते किसको हैं? सबसे पहले आपके मन में यही प्रश्न आना चाहिए। तो याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को जब दो बराबर भागों में बांटता है, भारत को जब दो बराबर भागों में बांटता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके पेपर में कूट में जब प्रश्न देगा तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले। तो याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट, इसको क्या कहते हैं? डिग्री। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को जब दो बराबर भागों में बांटता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा को समझने का सबसे आसान तरीका है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कर्क रेखा आपके दिमाग में कैसे बसेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कर्क रेखा के बारे में पढ़ोगे तो आपको किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, पर हमारा उद्देश्य क्या है? थोड़ा अलग है। और उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा कहाँ? इंडिया के मैप की ओर। ठीक है, मैंने कई क्लासों में कहा भी है कि यदि आपके दिमाग में मैप बसा हुआ है, इंडिया का मैप, तो बिल्कुल आपके लिए हर कॉन्सेप्ट और हर चीज़ पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के मैप के बारे में यदि हम देखेंगे तो आपके लिए हर चीज़ों को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो इंडियन मैप की ओर यदि हम जाते हैं, किसकी ओर? इंडियन मैप की ओर जाते हैं, तो इससे आपको कर्क रेखा को समझना बेहद आसान होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है भारत का नक्शा। ठीक है, दिख रहा है भारत का नक्शा आप सभी को। ठीक है, अब इस भारत के नक्शे में हमको तलाशना है अपना कर्क रेखा। क्या तलाशेंगे हम इसमें? कर्क रेखा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे, मैं एक रेखा ले जा रहा हूँ जो कि आपके 23 डिग्री, मैं एक रेखा जा रहा हूँ, कहाँ से कटेगा? 23 डिग्री 30 मिनट कटेगा, जो कि आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए ये छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जाएगा आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा से होते हुए जाएगा ये मिजोरम। यदि आपने ध्यान से देखा होगा ये मैप को, तो सबसे पहले ये कहाँ प्रवेश किया? तो सबसे पहले इसने प्रवेश किया था आपके गुजरात से इसने प्रवेश किया राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
आपके पश्चिम बंगाल त्रिपुरा होते हुए कहाँ पहुँचा है, मिजोरम पहुँचा है। ठीक है, तो याद रखना है। अब वो भी वैसे ही आ रहा है क्या, प्रिंट भी, और फोटोकॉपी हो गया? अच्छा, कार्टेज के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। अब यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, एक शब्द जो आपको याद रखना है, 23 डिग्री 30 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जब भारत को दो बराबर भागों में काटता है, भारत को दो बराबर भागों में जब काटेगा तो हमें कर्क रेखा मिलेगा। और कर्क रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतना यदि आपके मैप दिमाग में बसा हुआ है तो आगे की कहानी आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। भारत के कितने राज्य हैं? तो याद रखना है, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। कितने राज्यों से? 8। 8 कौन कौन सा है? तो पहला याद रखना है गुजरात, पहला कौन सा है आपका? गुजरात। दूसरा याद रखना है आपको राजस्थान। राजस्थान के बाद ये प्रवेश करता है, यदि आपने मैप देखा होगा तो मैप के माध्यम से ये कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन से होते हुए ये जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ जाएगा आपका? झारखंड। झारखंड से होते हुए ये जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर ये प्रवेश करेगा आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल से फिर ये प्रवेश करेगा आपके त्रिपुरा में, और त्रिपुरा से होते हुए फिर ये कहाँ जाएगा? आपके मिजोरम में। तो पेपर में यदि प्रश्न आपसे पूछता है तो याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 23 डिग्री 30 मिनट के उत्तरी अक्षांश के साथ कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। पहला क्या है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस राज्य से होकर गुजरता है? तो बिहार से ही आपका अलग होकर बना है झारखंड, बिहार से ही आपका अलग होकर बना है झारखंड, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? झारखंड। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे, बस केवल मैप को अपने दिमाग में बसा के रखना है, फिर देखना आगे का ये कारवा कैसे रहेगा। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर की ओर यदि हम बढ़े तो अभी जस्ट मैंने बताया था, कर्क रेखा भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? टोटल ये गुजरता है आपके 8 राज्यों से। पहला है गुजरात, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश से गुजरता है क्या? नहीं गुजरता। चौथा कौन सा है आपका? झारखंड, इससे भी गुजरता है। तो 1, 2 और 4, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1, 2, 4। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा यदि मैं बात करूं तो और कहां से गुजरता है? आपके राजस्थान से। राजस्थान के अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद यदि मैं बात करूं और आपका आगे तो ये गुजरेगा आपके झारखंड, तो हो गया है, ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन राज्यों से भी होकर गुजरेगा। तो 5 यहाँ से और 3 यहाँ से, ऑलरेडी 8 हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से, या इन सभी से। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है बताइए? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? याद रखना है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरता है। त्रिपुरा से होकर गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। मिजोरम से होकर गुजरता है, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी जगहों से आपका कर्क रेखा क्या गुजरता है? तो बिल्कुल गुजरता है, हाँ। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? केवल आपने एक मैप का सहारा लिया था, केवल आपने एक मैप का सहारा लिया था और सारा कहानी उसने खुद ही बयां कर दिया।
ठीक है, केवल आपने एक मैप का सहारा लिया था और सारा कहानी उसने खुद ही बयां कर दिया। मतलब जियोग्राफी की दुनिया में आपके मैप का कितना बड़ा रोल है, समझ रहे हो। केवल मैंने ये 23 डिग्री 30 मिनट का एक लाइन खींचा और ये भारत को दो बराबर भागों में बांट दिया। याद रखना है उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट, ये आपका उत्तरी अक्षांश है, याद रखना है उत्तरी अक्षांश, जिसमें आपका भारत दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरता है, तो बिल्कुल याद रखना है कितने प्रदेशों से, 8। अगला प्रश्न, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बताइए आंसर। ऐसे प्रश्न को तो आप चीर फाड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न तो आपके लिए मजाक है कि भारत का एक राज्य जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरता है। क्या जम्मू कश्मीर? चले हम जम्मू कश्मीर घूमने जहाँ पर कर्क रेखा गुजरता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ से नहीं गुजरता। हिमाचल प्रदेश है क्या? तो बिल्कुल याद रखना है यहाँ से भी नहीं गुजरता। क्या बिहार है आपका? तो बिहार से भी नहीं गुजरता। तो आखिर आंसर क्या होगा? तो याद रखना है झारखंड। झारखंड से होकर गुजरता है आपका कर्क रेखा। इसके अलावा यदि मैं अगले प्रश्न की ओर बात करूं, तो अगला प्रश्न कौन सा है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता पूछ रहा है। बताओ किससे होकर नहीं गुजरता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता? ऑप्शन दिया है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा से तो बिल्कुल होकर गुजरता है, त्रिपुरा से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है, मिजोरम से भी होकर गुजरता है। ठीक है, 8 राज्य मैंने बताया था ना। पहला क्या है आपका? गुजरात। दूसरा आपका राजस्थान, मैप के हिसाब से आओगे तो एमपी, और उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है आपका? झारखंड। झारखंड के बाद ये प्रवेश करेगा कहाँ पर? आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद ये प्रवेश करेगा आपके त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद फिर ये प्रवेश करेगा आपके मिजोरम में। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अगर ये 8 पता है तो ये अपने आप बच चला जाएगा। मैप, पूरा खेल किसका है? मैप का। सबसे पहले वो कहाँ प्रवेश करता है आपके? याद रखना है गुजरात। सबसे पहले गुजरात में। गुजरात से फिर ऊपर ऊपर जो राजस्थान का निचली हिस्सा है वहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरता है। वहीं आप एंट्री करोगे मध्य प्रदेश में। आपने जब सरगुजा संभाग का जिला परिचय पढ़ा होगा, सरगुजा संभाग का जिला परिचय पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है आपके, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा पड़ रहा है सरगुजा संभाग वाला, तो यहाँ से कौन कौन से जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, ये आपको छत्तीसगढ़ में पढ़ाया गया होगा। उसके बाद ये झारखंड के बीचों बीच से होते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, और त्रिपुरा से होते हुए कहाँ जाता है? मिजोरम में प्रवेश करता है। तो ये भारत के वो 8 राज्य हैं जहाँ पर आपके कर्क रेखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं गुजरता। तो कौन सा नहीं गुजरता? तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा निकटतम दूरी पर है? बताइए कौन से निकटतम दूरी पर है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। बताइए। हाँ ठीक है। चलिए बताइए।
क्या होगा इसका आंसर? चलिए, अब इसके लिए फिर से आपको मैप का सहारा लेना होगा, क्योंकि बिना मैप के आप नहीं पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, मैप का सहारा लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अलग अलग शहर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अलग अलग शहर के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो जब यहाँ पर गुजरात में आपका स्थित है क्या? गांधीनगर। गुजरात में स्थित है क्या आपका? गांधीनगर। यहाँ पर आप जाओगे तो छत्तीसगढ़ के इस आसपास में आपको मिलेगा क्या? उज्जैन। उसके बाद इस आसपास में आपको क्या मिलेगा? जबलपुर। ठीक है, उसके बाद एक और राज्य, एक और नाम हमने कौन सा देखा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है? अहमदाबाद। एक अहमदाबाद हो गया। हाँ, ये अहमदाबाद भी आपका इस आसपास आपको मिलेगा। तो जब आप मैप के हिसाब से जाओगे तो आपको सबसे जो पास दिख रहा है वो दिखेगा कौन सा आपको? जबलपुर। कौन सा दिखेगा आपको सबसे पास? जबलपुर दिखेगा, क्योंकि जबलपुर का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका और कर्क रेखा के बीच आपका क्या है? निकटतम है। तो इसके लिए आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इस प्रश्न को बना पाओ। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखेंगे अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, इसमें कर्क रेखा की जो सबसे निकटतम आपको मिलेगा उसके लिए आपको मैप का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि छत्तीसगढ़ का मैप आपको दिखा दूं और कहूं कि छत्तीसगढ़ कहां पर है, तो उसी हिसाब से आप इसका आंसर निकालते हो। सेम वैसे ही इसका भी निकलता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखना है। अच्छा, कर्क रेखा इसमें आपका जबलपुर ना? 2 मिनट। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट। हम एक बार मैप को देख लेते हैं। ठीक है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निकटतम दूरी की बात कर रहा है ना? अच्छा ठीक, यहाँ पर आपके ऑप्शन के कारण, ठीक है, आ, यदि आप मैप के हिसाब से देखोगे तो ये आपका माइनस में जा रहा है 2350, तो उस हिसाब से ये पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? गांधीनगर ही होगा यदि आप मैप के हिसाब से देखोगे, क्योंकि ये आपका 2318 के आसपास जाता है आपका 23 डिग्री 18 मिनट, और चूंकि हमारा जो कर्क रेखा है वो रहता है आपका 23 डिग्री 30 मिनट, इसके कारण से गांधीनगर को पास लिया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका ऑप्शन अलग अलग रहेगा। चूंकि गांधीनगर का डिग्री कितना रहता है आपका? 2318, और इसका कितना है? 2330, इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या लिया गया है? गांधीनगर। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? गांधीनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन सा निकटतम है बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर और डी आपका नागपुर। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कौन सा निकट है, कौन सा दूर है, इसके लिए आपको क्या देखना होगा? इसके लिए आपको देखना होगा उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है उसको। हाँ बिल्कुल, कर्क रेखा को ही ट्रॉपिक कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कर्क रेखा को ट्रॉपिक कैंसर भी बोलते हैं। अब निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर का आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप कोलकाता के बारे में देखोगे तो कोलकाता में आपको याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है, और यदि हम कर्क रेखा की तुलना करते हैं इससे तो सबसे नज़दीक में कौन हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता है, तो बिल्कुल 23 डिग्री 30 मिनट के कारण क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत कर पाएंगे। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट,
33 डिग्री 30 उत्तर, 0 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत कर पाएंगे। भारत को दो बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित। तो याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। आंसर क्या होगा? 23 डिग्री 30 मिनट क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा गुजरता है करके नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पॉइंट टू बी नोटेड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। भारतीय राज्य का कौन सा राज्य, भारतीय जितने भी आपके राज्य हैं, भारत में 28 राज्य, उनमें से यदि कर्क रेखा के उत्तर की में स्थिति की बात करता है तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है और उत्तर में पूछ रहा है तो बिल्कुल याद रखना है मणिपुर। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में क्या है आपका? मणिपुर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, जून माह में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ये कुछ और डेट की बात नहीं कर रहा है बल्कि ये समय है आपका 21 जून का। ठीक है, याद रखना है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? 21 जून। बताइए कहां पर? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। आप सभी को ज्ञात होगा 21 जून वो दिन है जब आपका सबसे लंबा दिन होता है। और ये 21 जून में दिन की अवधि अधिकतम कहां पर होगी? जून माह में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है दिल्ली। दिल्ली में 21 जून का दिन आपका सबसे अधिकतम होता है दिन की अवधि। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे निकटतम है? चलिए बताइए, कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, बताइए। इसमें आपका एक ऑप्शन नहीं है गांधीनगर। ठीक है, अगर गांधीनगर दिया रहता तो ये फिर से पास हो जाता। ठीक है, जो वो क्वेश्चन मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चन में जहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो गांधीनगर के कारण हो गया था। अब यहाँ पर गांधीनगर नहीं है, तब बताइए कि क्या होगा इसका आंसर? कौन सा रेखा कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? बताइए। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल गांधीनगर जब इस ऑप्शन में नहीं दिया है तो कौन सा रेखा कर्क रेखा के सबसे निकटतम रहेगा? तो आपका जबलपुर। ठीक है, अगर गांधीनगर दिया रहता तो गांधीनगर हो जाता, पर इसके ऑप्शन के हिसाब से आपका जबलपुर हो जाएगा। अगला, भारत की नदियाँ कौन सी रेखा, भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है? पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके लिए हमें फिर क्या चाहिए? मैप। क्योंकि जियोग्राफी की दुनिया अधूरा है बिना मैप के। ठीक है, जियोग्राफी की दुनिया अधूरी है बिना मैप के। तो फिर से हम मैप का सहारा लेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं माही नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माही नदी। ठीक है, तो माही नदी के उद्गम की बात यदि मैं करूं तो माही नदी का उद्गम होगा आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। ये आपका कर्क रेखा गया हुआ है, इसका उद्गम होगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से होते होते ये जाएगा राजस्थान, और राजस्थान से जाते जाते ये कहाँ पहुँचेगा? आपके खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर पहुँचेगा?
खंभात की खाड़ी में, और खंभात की खाड़ी में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसका उद्गम कहाँ से होगा, मध्य प्रदेश से होते होते राजस्थान में बहते बहते माही नदी जाएगी गुजरात में। अब इसका प्रवाह के बारे में यदि हम बात करें, नदी के प्रवाह के बारे में, तो ये जैसे ही उद्गम होगा, उद्गम होने के बाद जैसे ही नदी आपका जाएगा राजस्थान, और राजस्थान से प्रवेश करते करते जब ये कर्क रेखा को दूसरी बार काटता है और गिरता है आपके खंभात की खाड़ी के पास। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरेगा आपका माही नदी। तो आप इस मैप के हिसाब से यदि देखोगे तो एक बार यहाँ पर क्रॉस करी है माही नदी और एक बार यहाँ पर करी है माही नदी। तो बिल्कुल याद रखना है कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होते होते ये पहुँचेगा राजस्थान, राजस्थान में फिर से एक बार कर्क रेखा को काटेगा और खंभात की खाड़ी में गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो नदी आपकी माही नदी है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है जिसका प्रवाह मध्य प्रदेश से होते होते पहुंचता है राजस्थान, राजस्थान से होते होते गुजरात, और जब ये गुजरात में प्रवेश करेगा तो खंभात की खाड़ी में गिरने के टाइम आपके कर्क रेखा को दो बार क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ठीक है, तो यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्र, या डी, ए और बी। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे क्लास में तो वहाँ पर जब रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाता है, चूंकि आप लोगों ने अभी क्लास देखा होगा तो ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्या होगा इसका आंसर, रॉबर्ट ब्रूस फूट। चलिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट ये कौन थे आपके, तो सॉरी, रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये कोई और नहीं बल्कि आपका कौन था, रॉबर्ट ब्रूस फूट एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1863 की बात है, जब ये पाषाणकालीन बस्तियों के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते थे, और इसके साथ साथ ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1863 के प्रमुख भी रहे हैं। तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, पुरातत्वविद भी हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। याद रखना है ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी है और पुरातत्वविद भी है, और ये बात है आपका 1863 का। याद रखना है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था उस टाइम का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1863 की बात है, जब ये पाषाणकालीन बस्तियों की खोज किया करता था। नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। चूंकि आपको जब थ्योरी पढ़ाया जाता है वहाँ पर बताया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1863 पाषाणकालीन बस्तियाँ, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी। अगला प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने, बताइए क्या होगा। चलिए, थैंक यू। अब कोपेनहेगन के बारे में यदि हम बात करें, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया जाता है, तो बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए, कोपेनहेगन के बारे में यदि हम बात करें तो ये कहाँ का रहने वाला था। हालांकि आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ का रहने वाला था, पर यदि हम देखेंगे तो कोपेनहेगन आपका रहने वाला था डेनमार्क का। इन लोग मिलकर एक
संगठन बनाते हैं 1818 से 1830 के बीच में, और 20 के बीच में, और ये संगठन फिर काम करता है लगातार, जिसमें सामग्रियों में पाषाण काल, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन के बारे में बात करता है। और उस टाइम 1836 की बात है, जब आपके अलग अलग वैज्ञानिक आते जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक रहेगा थॉमसन, एक रहेगा लुबाक, एक रहेगा आपका टेलर और एक रहेगा चाइल्ड। तो इन लोग जब मिल के आते हैं उस टाइम क्या करते हैं, 1818 से 1820 के बीच में ये क्या करेंगे, अपना समिति बनाएंगे, समिति का संगठन करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे सर्वे स्टार्ट करते हैं। और ये टाइम आ जाता है आपका 1836 का, जब कोपेन गहन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल याद रखना है किसने, तो याद रखना है थॉमसन ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रिए एच, लॉन हर्गस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इतिहास के किस गतिविधि से जुड़े हैं? पुरातत्व उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, और औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नीतीश सर भेजे क्या? नीतीश सर भेजे क्या? ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रिए एच, लॉन्गेस्टर, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस समिति से जुड़े हुए थे? तो आपके पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ए, और ए वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। जाते जाते आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यदि आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू इसकी क्लासेस चल रही है, और बिल्कुल यदि कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ पुलिस, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि सर हमें वर्दी ही पहनना है, करके टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं सीजीपीएससी प्री की यदि मैं बात करूं तो इसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, धनेन्द्र सर ये कैमरा थोड़ा सा वो कर रहा है, ठीक है। सीजीपीएससी प्री की मैं बात करूं तो कंटिन्यू हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी अविनाश सर आपको जियोग्राफी और संविधान पढ़ाएंगे, हमारे अजय सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे, हिस्ट्री हेमा मैम पढ़ाएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राकेश सर पढ़ाएंगे, और नवीन सर हिंदी और कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे बच्चे जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीपीएससी का अलग से इंडिविजुअल क्लासेस चल रहा है, जिसमें आपको जब अविनाश सर जियोग्राफी पढ़ाएंगे मैप के माध्यम से, तो उसमें आपके लिए जियोग्राफी पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि नदियों का फ्लो समझने के लिए आपको क्या जानना होगा, नदियों का फ्लो समझने के लिए आपको मैप की जानकारी जरूरी है। और सब सर जब पढ़ाएंगे आपको क्लास में तो वो मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको जानना आसान होगा। दूसरा मैं बात करूँ अजय सर, ऑलरेडी आपके सी सेट, क्योंकि पीएससी प्री में आपका 2 पेपर होता है, एक सामान्य ज्ञान का और एक आपका सी सेट का। तो सी सेट में बिल्कुल अजय सर और इधर से आपके नवीन सर जो कि कंप्यूटर और हिंदी पढ़ाएंगे, दोनों सर मिलकर आपको प्री के सी सेट को क्लियर करने में मदद करेंगे। वहीं मैं बात करूं हेमा मैम का, तो हेमा मैम आपको इतिहास पढ़ाएगी, और इतिहास मैम ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से बताती है, ऑलरेडी मैप का यूज़ करके बताती है। और जब मैप और राजाओं को मिला जुला कर आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ से आपके लिए इतिहास पढ़ना भी मज़ेदार रहेगा। वहीं मैं बात करूं राकेश सर का, तो साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ना है कम क्लासों में, कम कंटेंट में, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो कम कंटेंट पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे लाना है, और साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे, अभी आपकी विनीता सुलियम जो थी, ठीक है, वो आपकी वापिस आई है अंतरिक्ष से, तो उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स जब वापस आई थी अंतरिक्ष से तो उन्होंने कौन से यान का प्रयोग किया था। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं सीजीपीएससी प्री का ये क्लास। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार या शक्ति प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बल्कि याद रखना है भारतीय परिषद 1892, जिसके तहत आपको याद रखना है कि बजट पर बहस, जैसे कि अभी भी जब आपका बजट पेश होता है तो बजट पर क्या किया जाता है? बहस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है दो चीज़ों को लेकर कि सर मार्ले मिंटो पहले आया था या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पहले आया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जुड़वा भाई, मैं इसको ट्रिक में क्या बताता हूँ, जुड़वा भाई कौन कौन आपका? एम से मार्ले और एम से मिंटो। जुड़वा भाई कौन कौन है? हालांकि नहीं है तब भी ज़बरदस्ती हम बनाएंगे अपने दिमाग के बसाने के लिए। मार्ले और मिंटो दो जुड़वा भाई थे, हालांकि नहीं थे तब भी थे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बसाना है। पेपर में अक्सर कंफ्यूज होता है कि 1909 में मार्ले मिंटो आया था कि 1919 में आया था। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जुड़वा भाई पहले पैदा होंगे 1909 में। एक का नाम है मार्ले और दूसरे का नाम क्या है? मिंटो। एक का नाम है मार्ले और दूसरा का नाम क्या है? मिंटो। ये आएंगे 1909 में। अब इसके बाद फिर आते हैं आपके 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 में कौन आएगा आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो बस हमेशा याद रखना, पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार, नाम पे तो लिखा है सुधार, पर ये भारतीयों के शोषण का सबसे बड़ा आपका कहना चाहिए कि अधिनियम था। लिखा भले है सुधार, पर उस टाइम लोग बताते हैं और जो हम इतिहास का पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी ये बताया जाता है कि भले इसमें लिखा है सुधार, पर ये भारतीयों के शोषण का सबसे बड़ा अधिनियम था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 इसका आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके पहले क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि चार्टर एक्ट क्या है और भारत शासन अधिनियम क्या है। वो यदि आपके दिमाग में होगा तो वो बन जाएगा। चलिए, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। ये बात है 1 अक्टूबर 1937 का, जो कि आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे बनाया गया था आपका, जिसमें भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो क्या आंसर 1861 होगा? क्या आंसर 1909 होगा? क्या आंसर 1919 होगा? बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 1937 को जब इसको बनाया गया था तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बताया गया था और आपके एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ, सब इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, और बच्चे ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच पाए हों। ठीक है, और
आप सभी को मैं बता दूं कि सब इंस्पेक्टर के इस बैच को लीड कर रहे हैं अविनाश सर। ऑलरेडी अविनाश सर आपके प्री और मेंस को क्वालिफाई किए हुए हैं, तो बिल्कुल उनसे पढ़ने का ये सुनहरा अवसर आप लोग बिल्कुल मत चूकिएगा। सब इंस्पेक्टर की इंडिविजुअल क्लासेस रोज चल रही है, क्योंकि आपके लिए जो पहला पड़ाव रहता है एसआई के एग्ज़ाम में वो क्या रहता है, प्री और मेंस को क्लियर करना। ऑलरेडी अविनाश सर इस बैच में पढ़ा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के बैच को लीड कर रहे हैं सर खुद इस बैच को, तो बिल्कुल आपको उनके साथ लगातार बना रहना होगा यदि सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट लेना है तो। क्योंकि सर ने ऑलरेडी प्री और मेंस क्वालिफाई किया है, तो आपको वो तरीका बताएंगे, क्वेश्चन का लेवल समझाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार करके जाना है। कारण पिछले बार आपने देखा होगा कि एसआई का पोस्ट अच्छा खासा था, पिछले बार आपने देखा होगा तो एसआई का पोस्ट अच्छा खासा था, ठीक है, पर इस बार तो जस्ट आपका कम हो चुका है पोस्ट, हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। पिछले बार यदि आपको पता होगा, मुझे तो खैर एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहा है कितना पोस्ट था, पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 975 के आसपास आपका पोस्ट था पिछले बार, और इस बार तो बहुत कम 325 या 350 के आसपास कुछ पोस्ट है, यानी कि पोस्ट जस्ट कम हो चुका है। तो आपको सही गाइडेंस के साथ पढ़ना जरूरी है, सही कंटेंट को पढ़ना जरूरी है, तो उसके लिए आप बिल्कुल जुड़े रहिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ, और बिल्कुल अविनाश सर से लगातार गाइडेंस आप लेते रहिए क्लास के दौरान कि कौन सी चीज़ें और कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर की ये क्लासेस चल रही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल आप एडीओ के त्रिनेत्र बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें केवल आपको आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मिलेगा। नाम पे ही लिखा है क्या, त्रिनेत्र बैच, यानी कि मिलेगा क्या, 3 सब्जेक्ट, आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए साध्य पीएससी एकेडमी, और मुलाकात होगा आप सबसे कल ठीक कितना बजे, 4 बजे। एमसीक्यू का टाइमिंग भले ही 4 बजे है, आप रात को चाहे तो 10 बजे देखो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात भर देखते रहो वीडियो को, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पर हमारा मुलाकात रोज कितना बजे होगा, 4 बजे, आबकारी आरक्षक के इस वैकेंसी को लेकर स्पेशल आपके लिए। तो और मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।